वेल स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट। और इस टॉपिक को हमें समझाने में हेल्प करेंगे चंदू और कल्लन। सो विद द थैंक्स टू द चंदू एंड कल्लन वी स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी, पहले आप वो समझिए। तो सपोज करिए कल्लन जो है इनकी किडनी फेल हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी किडनी फेल हो जाती है। तो जो चंदन इनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी किडनी देते हैं। तो यहाँ क्या होता है? किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। क्या होता है? किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो जब कभी भी ट्रांसप्लांटेशन होता है बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट, तो जो रिसिपिएंट होता है, जो इस किडनी को ले रहा है, वो इस किडनी को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी कि जो रिसिपिएंट की जो बॉडी होती है वो इस आने वाले ऑर्गन, टिश्यू या सेल्स को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ये डिपेंड करेगा इस रिसिपिएंट की बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? इम्यून सिस्टम के ऊपर। कि इस रिसिपिएंट की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इस आने वाले ऑर्गन, टिश्यू या सेल के ऊपर कैसे इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है। तो बेसिकली जो ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी है वो स्टडी है इम्यून रेस्पॉन्स की। किसकी? इम्यून रेस्पॉन्स की ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो रिसिपिएंट की जो बॉडी होती है वो उस ट्रांसप्लांटेड पार्ट के खिलाफ क्या इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब जो भी पार्ट ट्रांसफर होता है, चाहे वो कोई एक ऑर्गन हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे कुछ सेल्स हो, जो भी पार्ट ट्रांसप्लांट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ये दो ऑर्गेनिज्म के भी बीच में भी हो सकता है, पर एक ही ऑर्गेनिज्म के बीच में भी हो सकता है। जैसे कि यहां कल्लन की किडनी फेल हो गई थी तो यहां चंदन से किडनी ली गई है। यानी कि एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखने को मिल सकता है। कैसे? आप यहां देख पा रहे हैं कि जो कल्लन है इनके फ्रंट वाले पार्ट में हेयर्स नहीं है। हेयर्स नहीं है, लेकिन बैक साइड में तो है, यहां पे पीछे की साइड तो है। तो फिर ये क्या कराएंगे? हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो जब ये हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ये क्या करेंगे? अपने जो बैक साइड के हेयर्स हैं इनको यहां हेयर फॉलिकल्स के साथ पुल करवाएंगे और यहां पे आगे की साइड क्या करा देंगे? इनके ग्राफ्टिंग करा देंगे। क्या करा देंगे? आगे की साइड इनकी क्या करा देंगे? ग्राफ्टिंग करा देंगे। ये भी क्या है? ट्रांसप्लांट है। आप पीछे के हेयर्स, बैक साइड के हेयर्स को आगे की साइड ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ये ट्रांसप्लांट है, ये एक सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है और बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अब ये ट्रांसप्लांट जो है ये एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा, ये डिपेंड करता है कि रिसिपिएंट की जो बॉडी है वो कैसा इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है इस ट्रांसप्लांट वाले ग्राफ्ट के खिलाफ। बात समझ में आ गई? तो एक्सेप्ट कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। हमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इंसान को होती है रिजेक्शन से। प्रॉब्लम किससे होती है? रिजेक्शन से। किसके रिजेक्शन से? उस ग्राफ्ट के रिजेक्शन से जो उसकी बॉडी में आने वाला है। ठीक है? कल्लन के लिए ये जो किडनी थी ये ग्राफ्ट थी। तो वो ऑर्गन, वो टिश्यू या वो सेल जो रिसिपिएंट की बॉडी में जाने वाला है, रिसिपिएंट की बॉडी में जाने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट। तो प्रॉब्लम हमें तब है जब ये ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें इसके रिजेक्ट होने की कहानी पढ़नी है कि ये रिजेक्ट क्यों होता है। ठीक है? तो क्यों रिजेक्ट होता है उससे पहले इस ग्राफ्ट के टाइप को समझ लीजिएगा। ये ग्राफ्ट कितने टाइप का होता है? तो सबसे पहला होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एक ही इंसान के अंदर ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो इसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कल्लन के पीछे के जो बाल थे, बैक साइड के जो हेयर्स थे, अगर हम उनको पुल आउट करके हेयर फॉलिकल्स के साथ पुल आउट करके उसी की बॉडी में आगे लगा देते हैं, यानी विद इन ऑर्गेनिज्म हो रहा है। एक ही इंसान के अंदर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसी की बॉडी से उसी की बॉडी में। जैसे कि मान लीजिए किसी की फेस की स्किन जल गई है तो हम क्या करते हैं? उसकी थाइस से स्किन निकाल के फेस पे लगा देते हैं। तो यह क्या हो रहा है? एक ही इंसान के अंदर ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ्ट को हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट, जो सेम इंसान से लिया गया हो। दूसरा जो ग्राफ्ट होता है वो होता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उसमें से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस है। ये दो क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसप्लांटेशन होगा वो क्या होगा? आइसोग्राफ्ट होगा। ट्रांसप्लांटेशन जब एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हो,
लाइक दो ह्यूमंस के बीच में एक की किडनी खराब हो गई थी तो उससे लेके दूसरे इंसान के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, या एक से बोन मैरो लेके दूसरे इंसान के अंदर चढ़ा दिया, तो उस केस में जो ग्राफ्ट होगा जो रिसिपिएंट की बॉडी में जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एलोग्राफ्ट बोलेंगे। बात समझ आएगी? अब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? जीनोग्राफ्ट। यानी कि अगर आपने मान लीजिए पिग की बॉडी में से हार्ट वाल्व्स निकाली और ह्यूमन की बॉडी में डाल दी, तो जो पिग की जो हार्ट वाल्व है ना वो क्या कहलाएगी? जीनोग्राफ्ट कहलाएगी। वैसे ही काऊ की आपने हार्ट वाल्व निकाली, दैट इज बोवाइन हार्ट वाल्व, उसको आपने ह्यूमन के अंदर डाल दिया, तो जो बोवाइन हार्ट वाल्व है वो जीनोग्राफ्ट है। ठीक है? तो अगर मैं सक्सेसफुल रेट देखूं तो ऑटोग्राफ्ट का सक्सेसफुल रेट ज्यादा होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी में से एक जगह से निकल के दूसरी जगह में जा रहा है। आइसोग्राफ्ट आइडेंटिकल ट्विंस से लिया गया है, आइडेंटिकल ट्विंस है तो उनकी जेनेटिक्स सेम होगी ना, तो फिर ये भी क्या होता है? सक्सेसफुल रेट इसका ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम देखें एलोग्राफ्ट, चलो एक ही स्पीसीज के तो हैं, इजी नहीं होता है बट ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के साथ दिया जा सकता है। फिर जीनोग्राफ्ट, ये बहुत ही रेयर होता है जब डिफरेंट स्पीसीज से हम ग्राफ्ट को लेके रिसिपिएंट की बॉडी में डाल रहे हैं। तो ये तो हमने डिफरेंट ग्राफ्ट समझे कि रिसिपिएंट की बॉडी में कहां से ग्राफ्ट जा सकता है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन। तो रिजेक्शन जो बेसिकली देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट में। ऑटोग्राफ्ट और आइसोग्राफ्ट में बेसिकली रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ऑटोग्राफ्ट में तो आपकी बॉडी का पार्ट ही आपकी बॉडी में लग रहा है तो दिक्कत नहीं है। आइसोग्राफ्ट में भी आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस है, और आइडेंटिकल ट्विंस है तो जेनेटिक्स जो है वो एकदम सेम है, तो यहां भी रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है। रिजेक्शन कहां देखने को मिल सकता है? एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट में, यानी जब सेम स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो या दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो। ठीक है? तो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिसिपिएंट की बॉडी, मान लो ये डोनर था और ये मान लीजिए रिसिपिएंट था, तो हमें ये समझना है कि ये जो रिसिपिएंट की बॉडी है, ये रिसिपिएंट की बॉडी है, ये इस डोनर के ग्राफ्ट को कैसे पहचानती है कि ये हमारा नहीं है और कैसे इसको रिजेक्ट कर देती है। तो दो बातें हैं, एक तो पहचानती कैसे है, दूसरा रिजेक्ट कैसे कर देती है। इसके मैकेनिज्म को हमें समझना है। तो बेसिकली पहचानने के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है डायरेक्ट पाथवे और एक होता है इनडायरेक्ट पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट पाथवे के बारे में। डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि मान लीजिए ये डोनर है, ठीक है, ये डोनर का कोई बॉडी का पार्ट है, अब ये ग्राफ्ट है, ये डोनर का क्या है? ग्राफ्ट है। अब ये ग्राफ्ट क्या हो सकता है? कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, या कुछ सेल्स हो सकती हैं। ठीक है? ये डोनर का ग्राफ्ट है, ये किसके अंदर जा रहा है? ये इस रिसिपिएंट की बॉडी के अंदर जा रहा है। ये डोनर का जो ग्राफ्ट है ये इस रिसिपिएंट की बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये जो डोनर का ग्राफ्ट होता है, ये जो डोनर का ग्राफ्ट होता है, इसके इस ग्राफ्ट के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एमएससी। क्या बोलते हैं? एमएससी। ठीक है? एमएससी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन एमएससी के सरफेस पे क्या होते हैं? एंटीजन्स बाइंड होते हैं। वो एंटीजन्स किसके होते हैं? इस डोनर के। किसके एंटीजन्स होते हैं? इस डोनर के एंटीजन्स होते हैं। ठीक है? अब जब ये ग्राफ्ट इस रिसिपिएंट की बॉडी में जाता है, तो रिसिपिएंट की बॉडी में क्या होती हैं? टी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। और टी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे क्या होते हैं? टी सेल रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? टी सेल रिसेप्टर होते हैं। तो बेसिकली जब ये डोनर का ग्राफ्ट जो होता है ये इस रिसिपिएंट की बॉडी में जाता है, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इनका काम ही यही होता है कि ये अपने आप को टी सेल से जाके मिलवाती हैं। तो जब ये ग्राफ्ट इस रिसिपिएंट की बॉडी में जाएगा तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये अपने आप को किसके सामने प्रेजेंट करेंगी? इन टी सेल्स के सामने प्रेजेंट करेंगी। और जब ये टी सेल के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगी तो ये जो एंटीजन है इसकी मुलाकात किससे हो जाएगी? इन टी सेल्स से हो जाएगी। और जब टी सेल्स इस एंटीजन को देखेंगी तो ये टी सेल्स पहचान लेंगी कि ये जो एंटीजन है ये बाहर से आया हुआ एंटीजन है। कैसा एंटीजन है? फॉरेन एंटीजन है।
और जैसे ही टी सेल्स इस फॉरेन एंटीजन को पहचानेंगी, रिकॉग्निशन हो गया, क्या करेंगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चालू कर देंगी, इसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगी। और जब इसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगी तो ये ग्राफ्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसलिए क्योंकि जो डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, वो खुद गई हैं टी लिम्फोसाइट्स के पास, वो खुद गई हैं टी लिम्फोसाइट के पास इस एंटीजन को लेके। एक और पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट होता है ना, रिसिपिएंट की बॉडी में भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, और इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं एमएससी। अब हम कौन सा पाथवे बता रहे हैं आपको, इनडायरेक्ट पाथवे। अब कौन सा बता रहे हैं, इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट की बॉडी में भी क्या होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, और इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे क्या होता है, एमएससी प्रोटीन्स होती हैं। ये एमएससी प्रोटीन जो होती हैं और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इस एंटीजन को अपने पास कैरी कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, अपने पास कैरी कर लेती हैं। तो ये ग्राफ्ट जो है, ये इस पर्सन की बॉडी में गया, इस रिसिपिएंट की बॉडी में गया, और जब इस रिसिपिएंट की बॉडी में गया तो ये वाली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इन्होंने इस एंटीजन को पहले खुद से बाइंड किया, और जब खुद से बाइंड किया फिर इसको किसके पास लेके गए, इन टी सेल्स के पास लेके गए। किसके पास ले गए, टी सेल्स के पास। और इन टी सेल्स को बता दिया कि देखो बाहर से कोई एंटीजन आया है और उसको मैं बाइंड करके तुम्हारे पास लाए। तो अब ये टी सेल्स के पास पहुंचेगा तो टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से इस एंटीजन को पहचान लेगा, और तो क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन हो जाएगा। और रिकॉग्निशन हो जाएगा तो टी सेल लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएंगी और इस ग्राफ्ट को क्या करवा देंगी, डिस्ट्रॉय करवा देंगी। ये था इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर समझो। दोनों में ये अंतर था कि डायरेक्ट वाले केस में जो डोनर ग्राफ्ट था, उस ग्राफ्ट की खुद की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टी लिम्फोसाइट के पास जा रही थी इस एंटीजन को लेके। लेकिन इनडायरेक्ट वाले मेथड में क्या हुआ, इनडायरेक्ट वाले मेथड में ये हुआ कि जो रिसिपिएंट की बॉडी की जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, रिसिपिएंट की बॉडी की जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, वो इस एंटीजन को यहां से इन वाली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से खींच के पहले इन्होंने खुद से बाइंड किया, और खुद से बाइंड करने के बाद तब ले गई टी लिम्फोसाइट को दिखाने के लिए। बात समझ आई, ये है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में तो डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टी लिम्फोसाइट से आके मिलती हैं, बट इनडायरेक्ट में जो रिसिपिएंट की जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, वो इन एंटीजन्स को यहां से कैरी करती हैं और टी लिम्फोसाइट्स को जाके क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। इसी चीज को आपको रॉबिन्स के इस डायग्राम में दिखाया गया है, अगर आप समझें तो। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट पाथवे दिखाया गया है। डायरेक्ट पाथवे में ये क्या है, बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, किसकी, डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे ये क्या है, एंटीजन है। इन एंटीजन को कौन पहचानता है, रिसिपिएंट की टी सेल। और रिसिपिएंट की टी सेल जब पहचानती है इनको, तो रिसिपिएंट की जो टी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं किस में, टी हेल्पर सेल में। ठीक है, तो रिसिपिएंट की जो टी सेल्स हैं वो एक तो डिफरेंशिएट हो जाती हैं टी हेल्पर सेल में, और एक बार डिफरेंशिएट हो जाती हैं सीटीएलएस मतलब साइटोटॉक्सिक ल्यूकोसाइट्स यानी टी किलर में। किसमें, टी किलर में। आई रिपीट अगेन, डायरेक्ट पाथवे में क्या हुआ था, जो डोनर की जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी वो जाके किससे मिलती हैं, रिसिपिएंट की टी सेल से जाके मिलती हैं इस एंटीजन के साथ। जब रिसिपिएंट की टी सेल्स इस एंटीजन को देखती हैं तो रिसिपिएंट की टी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं टी हेल्पर सेल्स में और टी किलर सेल्स में। टी किलर सेल को ही हम बोलते हैं यहाँ पे सीटीएलएस। जब यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स में डिफरेंशिएट हुई तो टी हेल्पर सेल्स क्या रिलीज करती हैं, इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा क्या है, एक साइटोकाइन है। ये क्या करेगा, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, और जब मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, इन्फ्लेमेशन करेंगी, और इन्फ्लेमेशन करेंगी तो जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो उसको क्या करेंगी, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देंगी। तो ये तो हुआ कि टी हेल्पर सेल ने क्या किया, टी किलर सेल जो होंगी वो भी माइग्रेट करेंगी ग्राफ्ट की तरफ, और इस ग्राफ्ट को क्या कर देंगी, डैमेज कर देंगी। तो ये तो था डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो डोनर की जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो खुद गई है रिसिपिएंट की टी सेल के पास। बात समझ आ रही है। अब आप बात करते हैं इनडायरेक्ट पाथवे के बारे में। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या है कि ये डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। क्या है, ये डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये खुद नहीं जा रही हैं, रिसिपिएंट की जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो इनके पास आई हैं,
डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास आई हैं और इनसे ये वाला जो इनके पास जो एंटीजन है, इनके पास जो ये एंटीजन है इसको उठा के ले जाएंगी अपने साथ। तो जो रिसिपिएंट की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास आती हैं और इससे एंटीजन को उठा के ले जाती हैं अपने पास, और एंटीजन को उठा के किसको दिखा देती हैं? टी सेल्स को दिखा देती हैं। जब टी सेल्स उनको देख लेता है तो पहचान लेता है कि ये फॉरेन एंटीजन है, और टी सेल्स क्या रिलीज करती हैं? टी सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती है टी हेल्पर सेल में, और टी हेल्पर सेल्स रिलीज करती हैं इंटरफेरॉन गामा, और इंटरफेरॉन गामा क्या करता है? एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को और क्या करा देता है? डिस्ट्रक्शन करा देता है। साथ ही साथ टी हेल्पर सेल जो होती हैं ये इंटरल्यूकिन 6 भी रिलीज करती हैं, और जब ये इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होता है तो ये एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट्स को, और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके उनसे क्या कराता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराता है, और ये एंटीबॉडी क्या करती है? फिर इस ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दिस वाज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट था, दोबारा सुन लीजिएगा एक बार बैक करके, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बेसिकली समझा कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप क्या चाहेंगे कि इस रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जाए। अब प्रिवेंट करना है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे? प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अब जो आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो दो तरह के प्रिकॉशंस होते हैं। एक प्रायर टू ट्रांसप्लांट, वो सावधानी जो आपको ट्रांसप्लांट करने से पहले रखनी है, और दूसरी वो सावधानी, वो प्रिकॉशंस जो आपको ट्रांसप्लांट के बाद ध्यान में रखनी है। सो देयर आर टू प्रिकॉशंस, वन बिफोर द ट्रांसप्लांट एंड अनदर आफ्टर द ट्रांसप्लांट। इस वाले सेक्शन में हम ये बिफोर द ट्रांसप्लांट समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट ट्रांसप्लांट हमको क्या प्रिकॉशंस रखनी है वो समझेंगे। तो बिफोर द ट्रांसप्लांट हमको एक तो ब्लड ग्रुप मैचिंग का ध्यान रखना है कि डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। अब इसमें क्या रूल होता है? वही जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो रूल था वही चलेगा। अगर रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है तो वो या तो ए ब्लड ग्रुप वाले से ऑर्गन ले सकता है या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। अगर रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है तो वो या तो बी वाले से ले सकता है या ओ से ले सकता है। अगर रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ऑर्गन या तो ए से ले सकता है या बी से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है या ए बी से ले सकता है। और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो वो सिर्फ ओ से ले सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है और जो ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? ब्लड ग्रुप मैचिंग का याद रखना है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है एमएससी मैचिंग होनी चाहिए। एमएससी मैचिंग को ही हम क्या बोलते हैं? एचएलए मैचिंग बोलते हैं इन ह्यूमंस। एमएससी मैचिंग को ही हम क्या बोलते हैं? एचएलए मैचिंग बोलते हैं। अभी एमएससी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। इस एमएससी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि एमएससी है क्या। एकदम मतलब आपको फील हो जाएगा कि एमएससी की कहानी क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली ये आपकी सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। क्या है? क्रोमोसोम नंबर 6 है। ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर 6। इस क्रोमोसोम नंबर 6 पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन जीन्स को हम बोलते हैं एमएससी जीन। क्या बोलते हैं? एमएससी जीन। तो हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे जीन प्रेजेंट है जिनको हम बोल रहे हैं एमएससी जीन, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन। ये जो जीन्स होते हैं ये क्या करते हैं? एमएचसी प्रोटीन्स बनाते हैं। आपको पता है कि जो जीन्स है, ठीक है, वो क्या बनाएंगे? एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन। तो ये जो जीन्स है ये बेसिकली क्या बनाते हैं? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का नाम क्या है? एमएससी प्रोटीन। ये जो एमएससी प्रोटीन बन रही है ये इस सेल के सरफेस पे जाके क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है, ठीक है। जो मैंने आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था एमएससी। तो ये एमएससी प्रोटीन आई कैसे सरफेस पे? जो आपका क्रोमोसोम नंबर 6 था उस पर जीन प्रेजेंट थे, एमएससी जीन। और जब इन एमएससी जीन ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किया तो प्रोटीन बनाई, जिस प्रोटीन का नाम था एमएससी प्रोटीन। और ये एमएससी प्रोटीन जो होती है वो सेल के सरफेस पे जाके बाइंड हो जाती है। देखो, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ध्यान से सुनना, न्यूक्लिएटेड वर्ड यूज कर रहा हूं, आरबीसी में काउंट नहीं होगा। तो हमारी बॉडी की जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके पास सिर्फ MSC1 होता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनके पास 2 MSC होते हैं, MSC1 और MSC2। बात समझ में आ गई आपके पास? अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती हैं?
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो होती हैं, जैसे कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या करेंगी, अगर कोई एंटीजन है तो उसको प्रेजेंट करेंगी, और प्रेजेंट किसको करती हैं, ये टी सेल्स को ले जाके प्रेजेंट करती हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे क्या है, एमएससी से कोई एंटीजन बाइंड करेंगी, एमएससी से क्या होगा, एंटीजन बाइंड होगा, और इस एंटीजन को किसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, टी सेल के साथ सामने प्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए इनका नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे दोनों एमएससी होते हैं 1 और 2। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एग्जांपल है मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स। अब मैंने आपको बताया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे दोनों एमएससी होंगे, एमएससी 1 और एमएससी 2। एमएससी का काम क्या होता है, इन एमएससी का काम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ये एमएससी क्या करेंगी, एंटीजन्स जो होंगे बोथ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, चाहे बाहर से आने वाला कोई एंटीजन होगा चाहे खुद का कोई एंटीजन होगा, इन एंटीजन को ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने सरफेस पे बाइंड करती हैं और किसके सामने प्रेजेंट कर देती हैं, टी सेल के सामने प्रेजेंट कर देती हैं। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन को पहचानता है, तो उनके खिलाफ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन अगर कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और इस फॉरेन एंटीजन को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। इस बात को दोबारा सुनो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम होता है कि वो एंटीजन को इस एमएससी से बाइंड करके किसको रिप्रेजेंट करें, टी सेल को रिप्रेजेंट करें। टी सेल्स पहचानती हैं कि अगर खुद का एंटीजन है तो वो कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन अगर फॉरेन एंटीजन है तो वो एक्शन लेती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कहानी पढ़ी रीट्रांसप्लांटेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में, वो यही था। वहां आपने क्या देखा कि आपने देखा था कि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो डोनर की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, उसने क्या किया था, उसने अपने सरफेस पे जो एमएससी प्रोटीन थी, इस एमएससी सरफेस पे क्या बाइंड थे एंटीजन्स बाइंड थे इसी डोनर के। तो इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने क्या कर दिया था, इन्हीं एंटीजन को जाके प्रेजेंट कर दिया था किसके सामने, रिसिपिएंट की टी सेल के सामने। अब रिसिपिएंट की टी सेल्स इस डोनर के एंटीजन को देखेगी तो इस रिसिपिएंट के लिए तो ये फॉरेन होगा ना, बाहर से आने वाला, तो रिसिपिएंट की टी सेल इसके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि उसके लिए ये क्या है, फॉरेन है, बाहर से आने वाला है, इसलिए क्या हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है। अब आपको फील आ गया होगा एमएससी का रोल, जितना ये एमएससी सिमिलर होगा, जितने ये एंटीजन से सिमिलर होंगे, उतना ही रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि रिसिपिएंट को ये लगेगा कि ये तो अपना सा है। इसलिए जब हम ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये सिमिलर एमएससी का होना चाहिए, और सिमिलर एमएससी का तब होगा जब पर्सन के जेनेटिक्स सिमिलर होंगे। जितना ज्यादा एमएससी सिमिलर होगा, रिजेक्शन के चांसेस उतने कम होंगे। इसलिए सक्सेस रेट जो देखा जाता है वो जब हम अपनी बॉडी की पार्ट का अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट कराते हैं, सेल्फ पीछे के बाल आगे लगा लिए, बहुत ज्यादा सक्सेस है। आइडेंटिकल ट्विंस से ग्राफ्ट लिया गया है, काफी अच्छी सक्सेस है। फिर हम किससे लेते हैं, प्रेफर करते हैं कि सिबलिंग से लें, सिबलिंग के बाद हम प्रेफर करते हैं पेरेंट्स से लें, पेरेंट के बाद हम जाते हैं किसी अनरिलेटेड ऑर्डर के पास जाए, अनरिलेटेड डोनर के पास जाए। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा सर, कुछ क्राइटेरिया होता है, तो क्राइटेरिया जो होता है एचएलए मैचिंग का, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए। लाइक अगर मैं बोन मैरो के लिए बात करूं तो 100% मैचिंग हमें चाहिए, हमें 100% एचएलए मैचिंग चाहिए अगर हमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करना है। अगर हमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना है तो 50% एचएलए मैचिंग भी है, तब भी चल जाएगा। बाकी का 50% जो है वो हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के साथ पेशेंट को देते रहेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, और पेशेंट अपना काम करता रहे। कॉर्निया अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 0% एचएलए मैचिंग किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ब्लड वेजल्स नहीं होती। अब एक बात आती है कि अगर हार्ट, लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कितना एचएलए मैचिंग चाहिए। तो यहां एचएलए मैचिंग की कहानी आती नहीं है, क्योंकि एचएलए मैचिंग की कहानी आने से पहले यहां पे एक और कहानी मैटर कर रही होती है, वो होती है वाइटलिटी ऑफ द ऑर्गन। अब हार्ट है या लंग्स है तो कोई लिविंग जिंदे आदमी से तो आपको मिलेगा नहीं, या तो जस्ट मरने वाला होगा या जस्ट मरा होगा, उसी से आप हार्ट या लंग्स लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमें इन ऑर्गन्स की वाइटलिटी चेक करना जरूरी है कि ये जो ऑर्गन्स है ये वाइटल रहें, जिंदा रहें जब तक हमें ट्रांसप्लांट कराना है। अगर आप एचएलए मैचिंग के चक्कर में रहेंगे तो जब तक आप एचएलए मैचिंग करोगे तब तक तो इन ऑर्गन्स की वाइटलिटी जो होगी वही खत्म हो जाएगी।
तो इन द केस ऑफ हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांटेशन वाइटलिटी ऑफ द ऑर्गन इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एचएलए मैचिंग। हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं विदाउट गोइंग फॉर द एचएलए मैचिंग, क्योंकि वाइटलिटी ऑफ द ऑर्गन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर हम एचएलए मैचिंग का जो हम बात कर रहे हैं इसको जेनेटिक लेवल पे देखें तो एडल्ट के केस में ये एचएलए मैचिंग को हम कब अच्छा कंसीडर करेंगे। एक बात है कि आइडियल ट्रांसप्लांट कब कहा जाएगा, एक है कि प्रैक्टिकल ट्रांसप्लांट जब जो हम यूजुअली कर देते हैं। आइडियल ट्रांसप्लांट तब कहा जाएगा कि जो मैंने आपको बताया था ना कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं एमएससी जीन या फिर हम बोल रहे हैं एचएलए जीन्स, ये जो एचएलए जीन्स हैं इसमें जो एचएलए ए जीन, एचएलए बी, एचएलए सी, एचएलए डीक्यू और एचएलए डीआर, ये जो जीन्स होने चाहिए ये मैच होने चाहिए। अब आप यहां देख रहे हो कि कितने जीन्स हैं, ये 5 जीन्स हैं। 5 जीन्स हैं तो एलील कितने हुए, 10 एलील्स हुए। तो इन 10 एलील्स में से कम 8 एलील्स जो होने चाहिए वो मैच होने चाहिए, तब हम इसको आइडियल ट्रांसप्लांट कहेंगे। तो आइडियल तो जिंदगी में कुछ होता नहीं है, तो प्रैक्टिकली कहां तक कर देते हैं, तो जहां तक कर देते हैं वो ये है एचएलए ए मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है। अगर मान लीजिए डीक्यू मैच नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, डीआर मैच होना चाहिए, डीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर प्रैक्टिकल ट्रांसप्लांट में हम देखते हैं इन द केस ऑफ एडल्ट ए बी सी और डीआर अगर मैच हो रहे हैं तो फिर कर दो ट्रांसप्लांट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अब यहां पे कितने जीन हो गए, 4 जीन हो गए, 4 जीन हो गए तो एलील्स कितने हो गए, 8 एलील्स। तो इन 8 एलील्स में से भी अगर 6 एलील्स मैच कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये तो हमने बात करी इन द केस ऑफ अडल्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन कि चिल्ड्रन के केस में हम कब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन के केस में और भी फायदा है, अगर एचएलए ए बी और डीआर ये जीन जो है हम इनको कंसीडर करते हैं। अभी हमने 3 जीन कंसीडर किए, तो 3 जीन कंसीडर किए तो कितने एलील्स हुए, 6 एलील्स हुए। अब इन 6 एलील्स में से 4 एलील भी अगर मैच कर जाते हैं तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 6 आउट ऑफ 6 तभी मैच करते हैं जब आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बताया आपको, अगर हम एडल्ट में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो बेसिकली हम इन 5 जीन्स पे फोकस करेंगे। 5 जीन्स से 10 एलील्स बनेंगे। इन 10 एलील्स में से अगर 8 एलील्स भी होते हैं, मैच करते हैं, तो ये एक आइडियल ट्रांसप्लांट है। बट आइडियल जैसा कुछ होता नहीं है, हम प्रैक्टिकल ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसप्लांट में हम 4 जीन्स देखेंगे, ए बी सी और डी आर। 4 जीन्स मतलब 8 एलील्स हुए। इन 8 एलील्स में से 6 एलील्स भी मैच करके ट्रांसप्लांट करवा देंगे। चिल्ड्रन के केस में हम 3 जीन्स देखते हैं, 3 जीन्स मतलब 6 एलील्स। 6 एलील्स में से अगर 4 एलील्स भी अगर सिमिलर होंगे तो हम ट्रांसप्लांट करवा देंगे। वो एक जीन जो आपको देखना ही देखना है ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, वो है डीआर जीन, दैट इज एचएलए डीआर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। विच एचएलए जीन दैट इज मस्ट मैच इन द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज एचएलए डीआर। तो ये तो हमने आपको बताया कि बिफोर ट्रांसप्लांटेशन हमको क्या प्रिकॉशंस रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।